ध्यान दिया जाए। शुरू हो रहा है आपका चैप्टर साम्य अवस्था, एकदम जीरो लेवल से आज फिर से समझाने का कारण है दो, पहला कि कुछ स्टूडेंट का क्लास छूटा है, दूसरा कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है जो आगे 12th क्लास में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आगे आप पढ़ेंगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, जिसमें इस चैप्टर का उपयोग, इस पूरे टॉपिक का उपयोग होना है। इसके बाद आपको पढ़ना है रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया की दर, जो आज के इस पढ़ाई का उपयोग करेगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, 12th क्लास का ये सब टॉपिक है जो एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका उपयोग साम्य अवस्था के द्रव्यमान क्रिया के नियम से होगा, जो आप मंडे को पढ़ने वाले हैं। द्रव्यमान क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो शुरू हो रहा है साम्य अवस्था है क्या। तो हमने कल इस तरह से शुरू किया था कि केमिस्ट्री के दुनिया में, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री के दुनिया में दो तरह का रिएक्शन होता है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इतना तो सबको पता है कि ये है अभिकारक और ये है प्रतिफल। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रतिफल का निर्माण करे लेकिन प्रतिफल पुनः संयोग करके अभिकारक का निर्माण, तो इसको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ए और बी तो संयोग करके सी और डी को बनाएगा ही, सी और डी भी पुनः संयोग करके ए और बी का निर्माण करेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इतना तो समझ में आपको आता है कि ये अभिकारक है और ये प्रतिफल। तो जब अभिकारक प्रतिफल में पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर रिएक्शन समाप्त हो जाए तो वो अनुत्क्रमणीय होता है। इस तरह का रिएक्शन केवल सिंगल डायरेक्शन में होता है और इसको सिंगल तीर द्वारा सूचित किया जाता है। और ये एक विषमांगी अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल जो होते हैं अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल का निर्माण करता है और प्रतिफल भी पुनः संयोग करके अभिकारक का निर्माण करने का क्षमता रखता है, तो उसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को दो तीर के चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। ये दो तीर का चिन्ह ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमेशा समांगी अभिक्रिया होती है। समांगी अभिक्रिया का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं सब कुछ दिख रहा है इसलिए आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है और दोनों के मिलने से बना अमोनिया, अमोनिया भी गैसीय अवस्था में है, ये देखा जा सकता है। तो तीनों की भौतिक अवस्था एक ही है, लेकिन यहां पर देखिए पोटेशियम क्लोरेट ठोस अवस्था में है, इसको हम गर्म किए तो KCl बना, पोटेशियम क्लोराइड बना और साथ में ऑक्सीजन गैस बना। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था और ये क्या है, गैस। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को जिसमें अभिकारक और प्रतिफल अलग अलग भौतिक अवस्था में होता है। आप लोगों को भौतिक अवस्था समझ में आता है, तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को S सॉलिड, लिक्विड, द्रव को और गैस को G से लिखते हैं। तो जहां पर G लिखा है मतलब ये समझ सकते हैं ये तीनों का भौतिक अवस्था समान है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा समांगी अभिक्रिया होती है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा विषमांगी। ये हमेशा बंद पात्र में ही संपन्न होती है। इसमें साम्य अवस्था प्राप्त करने का भी क्षमता होता है। ये साम्य अवस्था क्या होता है आज फिर से दोबारा आपको यहाँ मिलने जा रहा है, समझ में आएगा, ध्यान दिया जाए। ये है एक बंद पात्र, इस बंद पात्र में हमने H2 और I2 लिया, दोनों का हम 60-60 ग्राम ले रहे हैं और 60-60 ग्राम लेकर यहां ढक्कन क्लोज कर दिए। जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आया ये रिएक्शन करके HI बनाने लगा। तो क्या आप समझ सकते हैं कि HI हम लिए नहीं हैं, HI बर्तन में बन रहा है, किससे, अभिकारक H2 और। तो इस 60-60 ग्राम जो हम लिए हैं उससे अमाउंट कम अब होगा कि अधिक, क्योंकि उसी से ना टूट टूट कर संयोग कर करके बनाएगा किसको, HI को। तो ये प्रतिफल HI अभिकारक के अभिक्रिया का ही परिणाम है। अभिकारक नहीं रिएक्शन करेगा, नहीं अभिक्रिया करेगा तो ये प्रतिफल बनेगा नहीं। तो आधे घंटे तक लगातार ये रिएक्शन हो रहा है, अभिकारक प्रतिफल बनाते रह रहा है, बनाते जा रहा है। जब आधे घंटे तक रिएक्शन हो गया, HI कुछ ज्यादा बन गया
तो HI भी टूटकर पुनः H2 और I2 बनाने लगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब हम बर्तन में लिए थे शुरू H2 और I2, तो यहां पर 2HI बना। अब 2HI जब ज्यादा मात्रा में बन गया तो वो भी टूटकर बनाने लगा किसको, H2 और I2 को। तो इस बर्तन में एक नहीं, इस पात्र में एक नहीं, दो रिएक्शन हो रहा है, एक अग्रिम दिशा से और एक पश्चिम दिशा से, एक अभिकारक से प्रतिफल बनने का और एक प्रतिफल से। तो जरा इस बात को समझिए कि अग्रिम अभिक्रिया का मतलब है H2I2 रिएक्शन करके HI बनाएगा, पश्चिम अभिक्रिया का मतलब है HI टूटकर वियोजित होकर H2 और I2 बनाएगा। इस बर्तन में लगातार ये दो रिएक्शन लगातार हो रहा है। जब 1 घंटे और बीत गया तो हम देख रहे हैं कि जिस स्पीड से H2I2 अभिक्रिया करके HI को बना रहा है, उसी स्पीड से HI टूटकर H2 और I2 बना रहा है। जो हम अभी कहानी बनाकर समझाए, अब इसी को ग्राफ पर समझा रहे हैं, और वो भी यहीं पर। ध्यान दिया जाए, इस अक्ष पर हम ले रहे हैं सांद्रता, जबकि हम द्रव्यमान के हिसाब से समझाए हैं, लेकिन हम आपके समझाने के लिए यहां सांद्रता अब लेंगे, जो अक्सर लिया जाता है इसको समझने के लिए, और इस पर समय। थोड़ा सा अपना समझ दिखाइए हमको कि आपको इस कहानी से जो अभी हम सुनाए, जो अभी ये प्रायोगिक जानकारी दिए, आपके दिमाग में क्या बैठा। हम शुरू में ये रिएक्शन लिए, जब स्टार्ट किए थे तो क्या लिए थे, H2 और I2 क्या है, अभिकारक। H2 और I2 अभिकारक है, और अभिकारक 60 ग्राम है। क्या आप इतना समझने के लिए तैयार हैं कि कभी 61 ग्राम भी नहीं होगा, हमेशा 60 से कम होगा, और वो कहां जाएगा, प्रतिफल बनाने। तो लगातार इसकी सांद्रता, इसकी मात्रा घटेगी समय के साथ, बढ़ेगी नहीं। तो आप इसको ग्राफ में कैसे समझेंगे, 0, जब समय शून्य है तभी ये अभिकारक सबसे अधिक होगा, और समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे कम होगा, वैसे वैसे इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। ये अभिकारक के लिए सत्य है, ठीक है, ये अभिकारक के लिए सत्य है। अब हम आपका ध्यान प्रतिफल पर रखना चाहते हैं। क्या इस बर्तन में आप HI लिए थे, नहीं का मतलब शून्य, 0। तो 0 से प्रतिफल आपके सामने अपनी सांद्रता को बढ़ाएगा। कहां से आएगा इसका मटेरियल, अभिकारक से। तो यहां पर लगातार इसकी सांद्रता बढ़ रही है, यह प्रतिफल का ग्राफ है, ठीक है। तो जरा समझने का प्रयास किया जाए। ये था अभिकारक का ग्राफ, ये है अभिकारक के लिए ग्राफ, जिसकी सांद्रता लगातार क्या हो रही है, घट रही है। और ये है प्रतिफल का ग्राफ, जिसकी सांद्रता लगातार समय के सापेक्ष आप देख पा रहे कि इसकी सांद्रता लगातार बढ़ रही है। जरा सोचिए कि हमने बोला कि 1 घंटे बाद दोनों में से किसी की सांद्रता ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो ग्राफ में उस स्थान का पता लगाया जाए जहां दिखाई दे रहा है कि किसी का मान नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। तो वो कौन सा स्थान है ग्राफ में, लोकेट करिए। ये है वो स्थान जहां पर अप डाउन किसी का नहीं है, और अप डाउन नहीं है मतलब कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। सच्चाई तो यही है कि यही स्थान साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था का यही पहचान है कि ये अभिक्रिया इस अवस्था में यहां पर जाकर साम्य अवस्था को प्राप्त कर ली। इसी बात को हम आपके सामने रखे हैं, और रखने के क्रम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया है। पहला कि अभिकारक की सांद्रता का मान हमेशा समय के साथ, बट पर देखिए डिजाइन बाद में बनाइएगा, यहां घटता है, और प्रतिफल की सांद्रता का मान समय के साथ, और साम्य अवस्था किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था है जिसमें अग्रिम अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के साम्य अवस्था में अभिक्रिया दोनों ही दिशाओं से गमन करती है।
साम्य अवस्था में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सब साम्य अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण है। और साम्य अवस्था में जितना स्पीड से अभिकारक प्रतिफल बनाता है उतना ही स्पीड से फल अभिकारक का निर्माण करता है। साम्य अवस्था में कोई उत्प्रेरक का उपयोग आप अगर कर देंगे तो उत्प्रेरक साम्य को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन साम्य जो अभी बिना उत्प्रेरक के कोई रिएक्शन 1 घंटे में संपन्न हो रहा था, उत्प्रेरक का उपयोग करने पर तुरंत 10 मिनट में साम्य स्थापित हो जाएगा। इस बात को आप इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। एक अभिक्रिया है अमोनिया का N2+3H2। जब ये अभिक्रिया होता है तो ये अमोनिया का निर्माण होता है। अभी हम बिना उत्प्रेरक की सहायता से ये अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये 1 घंटे में साम्य स्थापित कर रहा है। अब हम इसमें आयरन का चूर्ण, आयरन का बुरादा, आयरन डाल दिए तो पता चला कि आधे घंटे में संपन्न हो गया। तो ये किया क्या, ये उत्प्रेरक का रोल अदा किया और इसमें अग्रिम अभिक्रिया की दर को धीरे से ये बढ़ा दिया और फिर पश्च अभिक्रिया की दर को भी बढ़ा दिया और जल्दी से साम्य स्थापित हो गया। तो उत्प्रेरक से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि साम्य अवस्था में उत्प्रेरक का उपयोग करने पर क्या होता है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, साम्य स्थापित होने में समय को कम कर देता है, या इनमें से कोई नहीं। साम्य स्थापित होने में लगे हुए समय को कम, जो आपके क्लास नोट्स में प्रोवाइड किया गया है और 2018 या 19 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप ध्यान से आप पढ़ रहे हैं सोचकर कि हम तो 11th क्लास पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना सीरियस नहीं है। कोई मोबाइल में पॉकेट में हाथ लगा रहा है तो कोई मैसेज देख रहा है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि आप सीरियस रहिए अपने पढ़ाई के प्रति, ये जरूरी है। और ध्यान देकर आप पढ़ेंगे, कभी भी कोई भी चीज पूछा जा सकता है। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण को हमने समझाया, जो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज हमने बताया। अब इसको एकदम लिखित रूप में पहले आ जाइए शुरू से। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वो अवस्था जिसमें अग्रिम अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, जो कल भी समझाए थे आज भी समझा दिए, सामने दिख भी रहा है ग्राफ। अब ग्राफ पूरा समझने का क्षमता आप में है। अब हम बात करते हैं इसके अभिलाक्षणिक गुण का। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको समझ में आना है। साम्य अवस्था में अग्रिम अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के, साम्य अवस्था में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में कोई परिवर्तन, साम्य अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं से अग्रसर होती है, साम्य अवस्था में सब बंद पात्र में संपन्न होता है, क्योंकि हमको अग्रिम से पश्च ले जाना है और पश्च से पुनः अग्रिम, इसलिए बंद पात्र में। और जो हम क्वेश्चन का आंसर बोल रहे थे वो यहाँ लिखा हुआ है। साम्य अवस्था में उत्प्रेरक का उपयोग करने पर अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में कोई प्रभाव या कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उत्प्रेरक का उपयोग करने से क्या होता है, देखिए साम्य स्थापित होने में लगे हुए समय में, और यही से क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन यही था कि साम्य स्थापित होने में लगे हुए समय में कमी आ जाती है। अब हम द्रव्यमान क्रिया का नियम का मेन बेस आपको समझाने जा रहे हैं। द्रव्यमान क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन, जरा ध्यान दिया जाए। यही वो टॉपिक है इस चैप्टर का जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार 12th क्लास में उपयोग होना है।
ध्यान दिया जाए। लॉ ऑफ मास एक्शन, इस टॉपिक को समझने के लिए 5 मिनट एक बेसिक जानकारी दे रहे हैं। ये 5 मिनट का बेसिक जानकारी आपको पूरा इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा और इसका संबंध फिजिक्स से भी है। ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब क्या आप समझे हैं, कितना दिमाग में आपके फिट है, ये भी बात अभी तुरंत पता चलने वाला है। a प्लस बी, केवल हम जो पूछते जाएंगे आप बताते जाएंगे। बताइए, a प्लस बी ए रोज सी प्लस डी। ठीक है, पहले ये बताइए इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन है? ए एवं बी। ठीक है, तो यहां पर अभिकारक ए के लिए हमने मान लिया कि 8:50 पर इसकी सांद्रता, ए की सांद्रता 60 मोल प्रति लीटर है। ध्यान देंगे, 8:50 पर इसकी सांद्रता कितनी है? 60 मोल प्रति लीटर। और 9:10 पर इसकी सांद्रता, इसी ए की सांद्रता हो गई 30 मोल प्रति लीटर। ठीक है, 30 मोल प्रति लीटर। तो जल्दी से बताइए सांद्रता में परिवर्तन कितना का हुआ? 30 का। समय में परिवर्तन कितना का हुआ? जरा ध्यान देंगे। तो चूंकि 20 मिनट में, जो लिख रहे हैं दिखना चाहिए, 20 मिनट में ए की सांद्रता में परिवर्तन कितना का हुआ? 30 मोल प्रति लीटर का हुआ। 30 मोल प्रति लीटर का। तो प्रति मिनट में कितना का परिवर्तन हुआ? 30/20। जरा हमको बताइए ये 30 क्या था? सांद्रता में परिवर्तन कितना मिनट में? और 1 मिनट में सांद्रता परिवर्तन। तो केमिस्ट्री के दुनिया में एक टॉपिक है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर या क्रिया कारक की दर कहते हैं। तो इस तरह अभिक्रिया की दर में 2 चीज भाग लेता है, 30 सांद्रता में हुआ परिवर्तन और बटा में परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय कितना है? और सांद्रता में हुआ परिवर्तन। अब अगर ये कुछ समझ में आए, अच्छा एक चीज और बताइए। अच्छा चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आएगा। पुनः हम मान के चलते हैं कि ए और बी रिएक्शन किया और सी और डी बनाया। जरा ध्यान से अब समझेंगे तो ठहरेगा दिमाग में। T1 टाइम में ए की सांद्रता, ए की सक्रिय मात्रा यहां A1 है। एक चीज और नया शब्द एक हम अभी बोल दिए, सक्रिय मात्रा। इस सक्रिय मात्रा क्या चीज होता है? आज के बाद सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए। आप लोग सांद्रता के बारे में जानते हैं? सांद्रता के बारे में, मोल मतलब सांद्रता बराबर होता है मोल की संख्या बटा में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो आज इसी अंदाज में आप सांद्रता के बारे में याद कर लीजिए, मोल की संख्या बटा में आयतन। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ऊपर द्रव्यमान होता है, यहां मोल होता है, बस। तो मोल की संख्या और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? सांद्रता। तो सांद्रता को जब मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं तो यही सक्रिय मात्रा होता है। तो आज के बाद हम कहेंगे कि सक्रिय मात्रा, एक्स की सक्रिय मात्रा, तो एक्स ऐसे लिख कर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, और इसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्या? एक्स की सक्रिय मात्रा। फिर से एम की सक्रिय मात्रा लिखिए, तो एम लिख कर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, और इसको पढ़ेंगे क्या? या एम की सांद्रता। फिर से ए की सांद्रता, तो ए को लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, और इसको पढ़ेंगे 2 तरह से, ए की सांद्रता या ए की सक्रिय मात्रा। फिर से पढ़कर दिखाइए, इसको क्या पढ़िएगा? आर की सक्रिय मात्रा। इसको पढ़िए। तो यहां पर T1 समय में, और सक्रिय मात्रा आखिर क्या है? तो सांद्रता है। और सांद्रता किस चीज में है? पता है, सांद्रता बहुत सारे चीजों में होता है। सांद्रता मोल प्रति लीटर में भी होता है, ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर में भी होता है, ग्राम प्रति लीटर में भी होता है, मोल प्रति लीटर में भी होता है। तो हम यहाँ मोल प्रति लीटर में बात कर रहे हैं। जब जब मोल प्रति लीटर में सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो वो सांद्रता सक्रिय मात्रा कहलाएगा। तो यहाँ पर T1 समय में ए की सक्रिय मात्रा हमने क्या बना? T2 टाइम में इस ए की सक्रिय मात्रा, T2 टाइम में ए की सक्रिय मात्रा हो गई A2। हम आपसे आज जानना चाहते हैं कि ये अभिकारक के लिए बात चल रहा है। अभिकारक समय घटता है, जैसे समय बीतता है
वैसे वैसे उसकी सांद्रता क्या होती है, क्या होती जाती है। देख लीजिए, आज जो प्रयोग 60 ग्राम लिए थे, तो समय बीतेगा तो इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी, जब ऐसा दिमाग में है तो हमको आज बता दीजिए अब कि यहां पर जो हम लेके चल रहे हैं A1 और A2 में कौन बड़ा है। एकदम सही, A1 बड़ा है और A2 क्या है। अभी एक और T3 टाइम में लेंगे तो A3 और छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसी में से पदार्थ टूट टूट कर निकलता है और प्रोडक्ट को बनाता है, प्रतिफल बनता है। तो अगर हम यहां पर सांद्रता में परिवर्तन लेंगे तो कैसे लिखेंगे, A2 माइनस, और समय में परिवर्तन लेंगे तो क्या लिखेंगे, T2 माइनस। तो हम क्या बोले, अभिक्रिया की दर बराबर होता है सांद्रता में परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय। अब जरा सही बताइए, आप किसमें से किसमें घटा है, A2 में से A1 घटा है, और कौन छोटा है कौन बड़ा, A1 बड़ा है और A2, तो अब छोटा में से बड़ा घटा दिए, तो छोटा में से बड़ा घटा दिए तो अंतर माइनस में आएगा। किसी को शक है, तो यही है एक के हिसाब से क्रिया कारक के क्रिया करने की दर या क्रिया करने की दर या अभिक्रिया की दर, एक के हिसाब से। अगर आप हमारा बात थोड़ा सा भी समझ गए तो बी के हिसाब से क्रिया करने की दर, बोलिए बी के हिसाब से माइनस, डायरेक्ट एकदम माइनस डेल्टा बी डेल्टा टी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अब थोड़ा दिमाग अपना कंट्रोल करके रखिएगा। और अभी हम अभिकारक के लिए कब से बात कर रहे थे, तो ये सब माइनस में आया। अब हम प्रतिफल के लिए बात करने जा रहे हैं, और प्रतिफल कौन है, ए बी रिएक्शन करके सी डी बना रहा था, अब सी डी रिएक्शन करके ए और बी बनाएगा। तो ध्यान देंगे, यहां सी और डी रिएक्शन करके ए और बी बनाएगा। और सी और डी के बारे में क्या ख्याल है, T1 टाइम में सी की सांद्रता C1 और T2 टाइम में सी की सांद्रता C2। अब हमको थोड़ा ये बता दीजिए, इस दोनों में कौन बड़ा, C1 की C2, क्योंकि प्रतिफल है और प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो इस बार सांद्रता में अंतर जो आएगा प्लस में आएगा। अच्छा, आप लोग को याद है फिजिक्स में वेग पढ़े थे दो प्रकार का, एक औसत वेग और एक तात्कालिक वेग। तो यहां देखिए, या तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक एक ही होता है, जिसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो ये देखिए, यहां पर दर हम जो निकाल रहे हैं, यहां जो दर निकाल रहे हैं जरा समझिए, ये जो दर निकाल रहे हैं वो अब क्या आएगा, प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। जल्दी से डी के हिसाब से डायरेक्ट बोलिए, प्लस डेल्टा बाई, तो दिक्कत है। अब आपको बता दें कि जो हम कब से दर का बात कर रहे थे, ये दर औसत दर था, और अब हम तात्कालिक दर बात करने जा रहे हैं, तात्क्षणिक दर बात करने जा रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन के टर्म में अवकलन के हिसाब से होता है। और यहां कुछ नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बस इसके जगह पर माइनस डीए बाई डी हो जाता है, और यहां पर हो जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा माइनस, बोलिए डीबी बाई डी, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस डीसी बाई, इसमें डीसी सांद्रता में परिवर्तन और डीटी समय के सापेक्ष। अब यहां पर तो आपको मेन इसमें केमिस्ट्री में यही चीज मिला कि अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्लस में होगा, और अभिकारक के लिए लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए माइनस में। तो आप पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी हम इतना से आपको तैयार किए हैं कि आप हमारा लाइन सुनेंगे तो आपके दिमाग में ठहरेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन का पहला स्टेटमेंट कहता है, जल्दी से बताइए, इस अभिक्रिया में क्रिया कारक कौन है। अभी रिएक्शन अग्रिम दिशा से पश्चिम दिशा की ओर हो रहा है, केवल हम हाफ रिएक्शन लिए हैं, अग्रिम से पश्चिम की ओर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर। तो इसमें क्रिया कारक कौन है, और क्रिया कारक इसमें ए और बी है। तो ए के हिसाब से क्रिया करने की दर को कैलकुलस के भाषा में क्या लिखेंगे, माइनस डीए बाई, और बी के हिसाब से
क्या किसी को दिक्कत है इतना समझने में? तो ये ए के हिसाब से क्रिया करने की दर है, ये बी के हिसाब से है। लॉ ऑफ मास एक्शन का पहला स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है द्रव्यमान क्रिया का नियम, जिसका पहला स्टेटमेंट कहता है क्रिया कार्य को क्रिया करने की दर अपने अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती, अपने अपने ए के हिसाब से क्रिया करने की दर है तो अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती होगी, और यहां पर समानुपाती क्या होगा? बी की सक्रिय मात्रा। तो क्या ये बात समझ रहे हैं? क्रिया कारकों के क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के क्या होती है? और इस अभिक्रिया में दो अभिक्रिया हो रहा है, एक अग्रिम दिशा से और एक पश्चिम दिशा से। तो अभी हम अग्रिम दिशा से बात कर रहे हैं, तो अग्रिम दिशा से अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ आर एफ क्या है? आर मतलब रेट और एफ माने फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, अग्रिम दिशा का दर। तो ये अपने अपने सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। तो अपने सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती मतलब ए की सक्रिय मात्रा और बी की सक्रिय मात्रा। कुछ अगर समझने में कुछ थोड़ा सा भी कमी हुआ, इसको फिर से दोबारा समझिए, लेकिन पश्चिम दिशा के लिए समझिएगा। चलिए, पश्चिम दिशा से अभिक्रिया होना शुरू हुआ है, इसी तरह से लिखवाइए। प्लस में लिखवाइए कि माइनस में? प्लस में समानुपाती होगा, ठीक है। अब प्लस डी डी बाई डी टी समानुपाती होगा, कोई दिक्कत है? और अब जल्दी से बताइए, पश्च अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होगा? सी की सक्रिय मात्रा और डी की सक्रिय मात्रा। तो यहां पर पूरा द्रव्यमान का नियम का दो भाग है, दोनों भाग को इस बोर्ड पर देखते हुए सुनिए। नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों की क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के समानुपाती एवं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्रिया कारकों के, यहां के लिए क्रिया कारक कौन बना है? क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब इस बात को यहां से थोड़ा देख लिया जाए, जो हम कब से बोल रहे हैं। नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारकों की क्रिया करने की दर अपने सक्रिय मात्रा के या उनके सक्रिय मात्रा के समानुपाती, मतलब माइनस डी ए बाई डी टी। अभी तक जो सुने, जो समझे, समानुपाती होगा किसके? ये इतना यही कहना चाह रहा है। अब इसका दूसरा भाग यहां से, एवं अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर दो प्रकार की होती है, एक अग्रिम दिशा से और एक पश्च से। तो ये समानुपाती जब बोलेंगे तो यहां पर ए और बी लिखना होगा, क्रिया कारकों के सक्रिय मात्रा गुणनफल के समानुपाती। और यहां पश्च दिशा से बोलेंगे तो यहां पर आ जाएगा सी और यहां आ जाएगा डी। तो यहां पर हम अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? अगर आपको समझ में वास्तव में आया तो लिखवा कर जाइए, x प्लस वाई एम प्लस एन स्टार्ट माइनस डी एक्स बाई डी टी समानुपाती, एकदम सही, माइनस डी वाई बाई डी टी समानुपाती वाई। ये है इस क्लास का उपलब्धि कि आप हमको आधा घंटा टाइम दिए समझाने के लिए, तो हम आपको क्या समझाए। अब आइए अग्रिम दिशा पर अपना ध्यान रखिए। अब हम अग्रिम दिशा हम नहीं अलग से लिखेंगे, आप अपने से रख लीजिए अपने दिमाग में। एक्स वाई मत बोलिए, अपना समझ दिखाइए, पूरा बोलिए, केमिस्ट्री में बोलिए एक्स की सक्रिय मात्रा। और अब आर बी समानुपाती एम की सक्रिय मात्रा। अब आप लोग के लिए चैप्टर कुछ नहीं रहा, एकदम फुल कैलकुलेशन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार लगातार तीनों दिन कैलकुलेशन है और सारा कैलकुलेशन इसी पर है। और आप लोग को फटाफट सब बात समझ में आएगा अगर जो थोड़ा सा भी अपने दिमाग को रख कर यहाँ पर बढ़िया से समझने का प्रयास किया है। तो सारा शक्ति ऊपर वाला आप ही के दिमाग में भरा है कि आप अपने आप को किधर मोड़ रहे हैं। अब अगर आप ध्यान यहाँ बैठे हैं, 50% स्टूडेंट केवल ध्यान क्लास में लगा पाता है, 50% स्टूडेंट को टीचर नहीं समझा पाते हैं। कारण है कि उसका ध्यान कहीं परिवार में किसी लन फंद में मस्त रहता है। कुछ कभी मोबाइल का मैसेज देखेगा, कभी कुछ का चिंता उसको सताएगा। 50% स्टूडेंट लगभग लगता है कि नहीं वास्तव में वो पढ़ने आया है, तो वो अपना ध्यान बनाए रखता है। और ध्यान बनाने का फायदा क्या है? ध्यान बनाने का फायदा है कि कभी आप अगली बार इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा
और जो नहीं समझ है क्लास में तो रटते रटते परेशान रहेगा और सही नहीं लिख कर आएगा एग्जाम में। यही फायदा है। तो आपको ये भी चीज आज बता दे रहे हैं कि आप में और कोई तेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। आप समझते हैं कि कोई बहुत तेज स्टूडेंट है तो 15-20 घंटा पढ़ता होगा, नहीं, उसका 1 घंटा पढ़ना ही आपके 10 घंटे के बराबर है। कारण है कि 1 घंटा जो काम करता है, जो क्लास में पढ़ता है, वो एकदम ध्यान से पढ़ता है, वहीं पर उसको याद हो जाता है। और एक बार केवल फॉर्मेलिटी के लिए घर पर थोड़ा सा आधा घंटा पढ़ लेता है। और आप हैं तो टीचर के बात को इस तरह से लेते हैं कि चलो पढ़ावे दो, घर जाए बैठम, फिर एक बार खोलम, फिर अच्छा से देखम, याद करम। आप अपने दिमाग को ये ऑर्डर देते हैं। और जो तेज स्टूडेंट है ये ऑर्डर देता है कि नहीं, हम अभी पढ़ेंगे, अभी तुरंत याद करेंगे, और घर पर जाकर एक बार रिवीजन कर लिया, बस याद हो गया। क्योंकि वो एक बार में एकदम माइंड में एकदम सेट कर लेता है। और आप दूसरा चीज दिमाग में रखे हैं कि आप अलग से टाइम देंगे, अलग से याद करेंगे। तो जैसा दिमाग को आदेश दीजिएगा वैसा होगा। तो आज डबल